जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2025 का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा जमैका। तो जमैका देश को प्रभावित किया है किसने? मेलिसा नाम के तूफान ने। यहां पर आप याद रखिएगा कि तूफान या चक्रवात को हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो हरिकेन मेलिसा जो है ये 2025 का सबसे ताकतवर तूफान बन गया है और अब यह कैरेबियाई देश जमैका की ओर बढ़ रहा है। जमैका में काफ़ी अलर्ट है, बहुत सारे लोगों को ऊंचाई पर भेजा गया है, यानी ऊंचे स्थानों पर भेजा गया है जिससे बाढ़ जैसी स्थिति अगर आती है तो उससे बचा जा सके। इससे पहले हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन देश को भी इस तूफान ने क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों यह जो तूफान है ये कैटेगरी 5 का तूफान है और जो कि तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी मानी जाती है। दोस्तों जो कैटेगरी 5 के तूफान होते हैं उनकी जो हवा की गति होती है वो 252 किलोमीटर प्रति घंटा या 157 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। तो ये जो मेलिसा तूफान है इसकी 252 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार है, यानी इसकी जो हवा की गति है वो 252 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा है। हरिकेन मेलिसा 2025 के अटलांटिक तूफान सीजन का यह 5वां हरिकेन है, ये बात भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हम मैप में देख लेते हैं कि ये जमैका है कहाँ। तो यहाँ पर आपको अमेरिका दिख रहा है और ये है दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर कैरेबियन देश दिख रहे हैं। तो इन्हीं में से एक देश है जमैका। तो जमैका को प्रभावित कर रहा है कौन? मेलिसा नामक तूफान। यहाँ पर हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन देश है तो उसको भी ये प्रभावित कर चुका है। देखिए दोस्तों अभी हम दो शब्दों का यूज कर रहे थे, चक्रवात, तूफान और हरिकेन। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया के किन इलाकों में साइक्लोन को या चक्रवात को क्या कहा जाता है। तो अगर कैरेबियन सागर में चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है। चाइना सी में आता है यानी चाइना के आसपास अगर ये आता है तो इसे टाइफून बोला जाता है। हिंद महासागर में इसे आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है और जापान में ये आता है तो इसे टाइफू बोला जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसे बिली ब्लीज बोला जाता है। फिलीपींस में अगर ये आता है तो इसे बगुइयो बोला जाता है और अगर ये अमेरिका में आता है तो इसे हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम 2025 के 5 शक्तिशाली तूफान डिस्कस करते हैं। तो अभी जो हरिकेन मेलिसा आया है ये 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान है जिसने जमैका को प्रभावित किया है। सुपर टाइफून रागासा ने फिलीपींस और हांगकांग को प्रभावित किया था। हरिकेन एरन ने अमेरिका को, साइक्लोन एरोल ने ऑस्ट्रेलिया को और टाइफून हमबर्टो ने बरमूडा देश को प्रभावित किया था। तो ये है 2025 के 5 शक्तिशाली तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा कैमरून। तो कैमरून देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था जिसको जीता किसने है? पॉल बिया ने। तो कैमरून के राष्ट्रपति चुनाव में 92 साल के पॉल बिया ने फिर से जीत हासिल कर ली है और वो वर्तमान में जितने भी दुनिया में राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्र दराज है, यानी उनकी जो उम्र है वो 92 साल है। इस प्रकार से दोस्तों पॉल बिया अब लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि लगातार 8 बार से ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। अभी जो चुनाव हुआ है वहाँ पर उन्हें 53.66% वोट प्राप्त हुए हैं। तो 1982 से लेकर अब तक यानी 2025 तक वो लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा कैमरून। तो दोस्तों कैमरून देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें पॉल बिया ने जीत हासिल की है और लगभग 53.66% वोट हासिल किए हैं। तो जो पॉल बिया हैं इनकी उम्र है 92 साल। इस प्रकार से ये दुनिया के सबसे उम्रदराज मौजूदा राष्ट्रपति हैं, यानी अभी दुनिया में जितने भी राष्ट्रपति हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्रदराज कौन है? कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया। पॉल बिया लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा।
उन्होंने 1982 में सत्ता संभाली थी, तब से वे लगातार राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं और 2025 में फिर से वो राष्ट्रपति बन गए हैं। 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की सीमा को समाप्त कर दिया था कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इस सीमा को समाप्त तो उन्होंने ही किया था 2008 में। देखिए दोस्तों, कैमरून देश को 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। उसके बाद पॉल बिया कैमरून का नेतृत्व करने वाले यानी कैमरून के राष्ट्रपति बनने वाले मात्र दूसरे व्यक्ति हैं, यानी कि ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं 1960 के बाद। देखिए, कैमरून देश के बारे में अगर हम बात करें तो यह मध्य अफ्रीका का देश है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसकी सीमा नाइजीरिया से लगती है, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, इन सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो है याओउंडे और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पॉल बिया। तो यहाँ पर आप जो कैमरून देश है उसकी लोकेशन देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो ड्यूरो मैकट सर्बिया के पीएम बने हैं, मार्क कार्नी कनाडा के पीएम, कमला प्रसाद विसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम बनी है, ब्राइस ओलेगी नगोइमा गैबोन के राष्ट्रपति, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, इयाल जमीर इजराइल के सैन्य प्रमुख और फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से ये कहा है कि जो सरंडा जंगल है उसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में ये फैसला दिया गया है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए लिया गया है। तो 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों, इस वन्यजीव अभ्यारण्य का महत्व क्या होगा या इस क्षेत्र का महत्व क्या है? तो भारत के सबसे पुराने और समृद्ध जंगलों में से ये एक माना जाता है और यहाँ पर लोहे के खनिज भी भरपूर मात्रा में है। झारखंड की बात कर लेते हैं तो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बिहार से अलग होकर बना था। रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष कुमार गंगवार गवर्नर हैं। राजकीय पशु की बात करें तो हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर वेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। लोक नृत्य है कर्मा, सरहुल, छऊ और पाइका। प्रमुख पर्व है सरहुल, टुशु, कर्मा और वांदना। यहाँ पर विधानसभा की 81 सीटें हैं। देखिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट के करेंट अफेयर्स की बात हुई थी तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू हुई है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है, यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। हाल ही में चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हाल ही में की गई है। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, किस राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूनमू 5 मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है ह्यूनमू 5 और ये साउथ कोरिया की सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल मानी जा रही है और इसे मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका वजन है 36 टन और लंबाई है 16 मीटर की। तो गहरे टारगेट को भेदने और बंकरों को नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। देखिए, साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जापान है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है और ये चाइना है, ये रसिया है, ये मंगोलिया है
राष्ट्रपति हैं राजधानी है इसकी सियोल, राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग और प्रधानमंत्री हैं किम मिन सियोक। और करेंसी की बात करें तो कोरियाई गणराज्य वॉन यहाँ की करेंसी है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रूस ने परमाणु संचालित पूरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। भारत ने पहली बार रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का अभी हाल ही में कुछ समय पहले परीक्षण किया था। रूस 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा। ईरान ने ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है। भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में कुछ समय पहले सफल परीक्षण किया था। DRDO ने प्रलय मिसाइल का लगातार दूसरा सफल परीक्षण किया है। DRDO और वायुसेना ने अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का कुछ समय पहले परीक्षण किया है। भारत 300 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका मिसाइल को सेना में शामिल करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, INS सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस के साथ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या होता है या हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है। तो यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें समुद्र की गहराई, समुद्र के तल की बनावट, समुद्र की धाराओं और ज्वार भाटों और जल की जो अन्य विशेषताएं हैं उनका मापन किया जाता है, उनका मानचित्रण किया जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पानी का इसमें सर्वेक्षण किया जाता है कि कहाँ कितनी गहराई है, तल कितना गहरा है, उसकी बनावट क्या है, ज्वार भाटा कैसे आते हैं। तो इन सब का मापन किया जाता है और उनका मानचित्रण किया जाता है। तो इसे ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण बोलते हैं। तो भारत का जो INS सतलज है इसने मॉरिशस के साथ मिलकर के 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस सर्वेक्षण में समुद्री नक्शा, तटीय सुरक्षा और पर्यावरणीय योजना को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क कौन सी कंपनी बनाएगी? तो स्टेलरस नाम की जो कंपनी है, जो कि हांगकांग की कंपनी है, तो ये दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क बनाने जा रही है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क जो 3D हवा के डेटा को कलेक्ट करेगा। तो अगले 18 महीने में 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। कुल 6 सैटेलाइट का समूह लॉन्च किया जाना है। तो इन सैटेलाइट का नाम क्या होगा? फेइलियन। ठीक है, तो इस नाम से ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो कि एक वायरस है उसको किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ पर खुला है? नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली। दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डेला किस देश में नियुक्त की गई है? अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, JPYC किस देश द्वारा लॉन्च किया गया नया स्टेबल कॉइन है? तो आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है JPYC यानी जैपनीज एन क्वाइन। तो इसको नाम दिया गया है और यह एक स्टेबल कॉइन है, यानी कि यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। और इसको डेवलप किसने किया है? JPYC INC ने। इसका उद्देश्य है तेज और सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। अच्छा, ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? तो यह सिर्फ डिजिटल रूप में होती है। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से इससे लेन देन किया जा सकता है। जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो यह एक डिजिटल करेंसी है। उसी प्रकार की डिजिटल करेंसी जापान के द्वारा बनाई गई है जिसका नाम है JPYC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है?
यानी ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026 को। तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई है। इस वर्ष को घोषित करने का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, आपदा राहत और डिजिटल समावेशन में सहयोग बढ़ाना। देखिए, बात हुई है आसियान की, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य इसका क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना। इसके अब 11 मेंबर हो गए हैं। 2025 में तिमोर लेत्से इसमें शामिल हुआ है। बाकी इसके मेंबर हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम और तिमोर लेत्से। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका डायलॉग पार्टनर है। आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और रणनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 में कुल कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ है? तो 4 सीटों के लिए मतदान हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती हैं और बीजेपी ने 1 सीट जीती है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि 88 विधायकों में से 86 ने इसमें मतदान किया था। बात करते हैं राज्यसभा की। तो दोस्तों, भारतीय संसद का अपर हाउस है राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। स्थायी सदन होता है, यानी कभी भंग नहीं होता है। 1952 में स्थापना हुई थी। मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं इसमें 250, वर्तमान में 245 है। 245 में से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस इन सभी से रिलेटेड होते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना की किस हाई स्पीड ट्रेन ने हाल ही में 453 किलोमीटर प्रति घंटा की टेस्ट स्पीड हासिल की है? आंसर हो जाएगा CR450। तो दोस्तों, CR450 नाम की जो ट्रेन है उसका अभी हाल ही में टेस्ट किया गया था स्पीड का, जिसमें उसने 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की है। इस प्रकार से यह अब तक की सबसे तेज पारंपरिक बुलेट ट्रेन बन गई है। तो इसे 0 से 350 किलोमीटर घंटा तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट 40 सेकेंड लगते हैं। 2026 से ये सेवा शुरू होने की संभावना है चाइना में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स मिलेगा, ई बुक मिलेगी, PDF मिलेगा, यूट्यूब कोर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो अभी 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। हर महीने का आप टेस्ट दे सकते हैं, यानी मंथली करंट अफेयर्स जो होता है, यानी महीने में जितना करंट अफेयर्स होता है उस सभी का आप टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का भी टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको ऐप पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है, ये प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500। MP पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है? आयरलैंड। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौता किस स्थान पर हुआ है? कुआलालंपुर। किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है? रूस। डी गोगेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। और साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? भारत। भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? मुंबई। भारत किस संगठन की बैठक और कार्यशाला की पहली बार मेजबानी कर रहा है? APAC-AIC की।
राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने का फैसला किया है? 12। तो ये सभी करेंट अफेयर्स आप नोट कर लें। और आपसे मतलब कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? तो जस्टिस इसका आंसर क्या हो गया? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा। BR गवई तो वर्तमान में है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में 17 सतत विकास लक्ष्य 2030 डिस्कस करेंगे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लक्ष्य नंबर 1 क्या है? तो लक्ष्य 1 है गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 2 है शून्य भूखमरी, लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता, लक्ष्य 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 8 है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, लक्ष्य 9 है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, लक्ष्य 10 है असमानता कम करना, लक्ष्य 11 है टिकाऊ शहर और समुदाय, लक्ष्य 12 है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, लक्ष्य 13 है जलवायु कार्रवाई, लक्ष्य 14 है जल के नीचे जीवन, लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन, लक्ष्य 16 है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, लक्ष्य 17 है लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए साझेदारी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 फरवरी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो के बारे में आप जो भी जानकारी रखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप पर PDF वगैरह, ई-बुक वगैरह और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की PDF ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। 2024-25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक का पैकेज है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। और आपको बता दें कि ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।